हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नर्सिंग और जीव विज्ञान से संबंधित कूट वाले प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कि वार्ड बॉय वार्ड आया में तो काम आने ही वाले हैं। साथ ही अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कूट वाले प्रश्न पूछता है और इसमें से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि सीजी व्यापम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स। अगर हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम है प्रभा देवांगन और इस चैनल पे हम लोग सारे क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसी प्रकार की वीडियोस अगर और देखनी है, फ्री में कंटेंट पानी है, तो चैनल को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, हड्डियों से संबंधित तथ्य दिए गए। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इससे संबंधित तथ्य है, आपको चुनना है इनमें से सही कौन सा है। देखो, पहला है शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यह किस में पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, हमने देखा है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस है। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यह किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सही है कि नहीं? वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आपको नया सीखने को मिला। ठीक है, तो यह भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ठीक समझ में आया क्वेश्चन? सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी को टिक मार्क किया है। ओके, देखो अगला प्रश्न देखना, पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, पहला वाक्य दिया है, पाचन मुख से शुरू होता है कि नहीं? मैंने आपको बताया था, जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो मुख द्वार से ही होता है। जब हम भोजन को चबाना चालू करते हैं तो भोजन को चबाने से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। ये साइंस का फैक्ट है। ठीक है, तो यह करेक्ट है हमारा। लार में एमाइलेज पाया जाता है, ये भी मैंने कल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लार में क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, पेट में HCl और पेप्सिन पाया जाता है। तो पेट में क्या पाया जाता है? HCl और पेप्सिन। ठीक है, यह क्या करता है? भोजन को गलाने का काम करता है। ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं वह ठोस रहता है, उसको गलाने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम किसका होता है? HCl और पेप्सिन का काम रहता है। ठीक है, छोटी आंत पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो सबसे मुख्य स्थान कौन सा होता है? छोटी आंत, जो कि सबसे बड़ी आंत होती है। यह भी मैंने आपको करवाया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सारे ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आप लोगों ने बोला था कि कूट वाले प्रश्न लाना है करके, इसीलिए मैं कूट वाले प्रश्न लेकर के आई हूँ। ठीक है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में आपको फैक्ट दिए गए हैं। आपको बताना है कौन कौन से फैक्ट सही हैं। तो देखो, श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। सही है कि नहीं? श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है? फेफड़ों में होती है। ठीक है, सही है। ऑक्सीजन का अवशोषण एल्वेयोली में होता है। ये वाला नया टर्म है आपके लिए, तो इसका वहाँ क्या हो जाएगा? यह भी सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी फेफड़ों में होता है। निष्कासन मतलब मैंने आपको बताया था, फेफड़ा क्या करता है? रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को हीमोग्लोबिन के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यह भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायफ्राम श्वसन में सहायक है। डायफ्राम क्या है? श्वसन में सहायक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर, सारे ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
देखो, मलेरिया से संबंधित तथ्य दिए गए हैं आपको, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह एक वायरल रोग है क्या? तो वायरल रोग मतलब किससे होता है? जो वायरस से उत्पन्न होता है उसी को वायरल रोग कहते हैं। लेकिन मलेरिया जो है वह वायरल रोग वायरस से होता है क्या? बिल्कुल इनकरेक्ट। किससे होता है? मैंने आपको बताया है परजीवी से। परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। मैंने बताया था, क्या नाम था उसका? मादा एनाफिलिस। ठीक है, बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे वीडियोस को ध्यान से देखा करिए। ठीक है, मादा एनाफिलिस से होता है, जो कि एक परजीवी है। ठीक है, वायरस एक अलग चीज होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये इसका वाहक मच्छर है क्या? मच्छर है, बिल्कुल है। कौन सा? मादा एनाफिलिस नाम होता है उस मच्छर का। ठीक है, इसका कारण प्लाज्मोडियम है क्या? नहीं, मैंने अभी तो बता दिया आपको। इसका कारण क्या है? मादा एनाफिलिस है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसका उपचार क्विनिन से किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका उपचार क्विनिन से करते हैं। ठीक है, मलेरिया का उपचार पहले क्विनिन से करते थे, अभी किससे करते हैं? इसका नाम है आर्टेमिसिन। एक सेकेंड, लिखते नहीं बन रहा, मैं यहाँ पे टाइप करके आपको बताऊंगी किससे करते हैं। आर्टेमिसिन आधारित संयोजन चिकित्सा, यानी कि जिसको ACT कहते हैं। ठीक है, ACT से करते हैं। ओके, तो कौन कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट हो गया। ऐसा ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है। ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा व चौथा। ठीक है, मेरे से टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा। दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? जो मैंने बताया है फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से ही कूट वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो वन लाइनर मैं कराती हूँ ना, आप लोग बोलते हैं वन लाइनर नहीं आता करके, तो अगर वन लाइनर आप लोग अच्छे से देखेंगे भी, उसी से तो कूट वाले प्रश्न बनते हैं। कूट वाले प्रश्न लाएगा कहाँ से एग्जामिनर? जो वन लाइनर आप देखेंगे उसी को कूट में प्रश्न पूछ देता है। बस इतना सही आंसर है, इतना सही मामला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वन लाइनर को भी अच्छे से देखना है। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए कूट वाले प्रश्न देख सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो वन लाइनर ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलो अगला प्रश्न देखना। विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, आपको सही जोड़ी मिलाना है। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, तो देखो ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार रिपीट हो गया था मेरे वीडियो में, है ना। तो आपको बताना है कौन कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं बताऊं? चलो मैं बताती हूँ। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रक्तांधता होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये मैंने बता रखा है आपको। विटामिन ए की कमी से रक्तांधता होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको रात में दिखाई नहीं देता, है ना। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। जो हड्डियों में प्रॉब्लम होता है ना, वह रिकेट्स के कारण होता है। ठीक है, इसी का हमने एक और नाम देखा था, सनशाइन, है ना। सनशाइन बीमारी देखा था ना। विटामिन B1 की वजह से क्या होता है? बेरी रोग। ये B12 है ना, विटामिन B12 की वजह से होता है बेरी रोग। और B12 को ही क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो साइनोकोबालामिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12 का। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारा? सारे के सारे आंसर मैच हैं, सही जोड़ी मिलाओ में सारे आंसर मैच है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखना अगला प्रश्न। टाइफाइड का मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? कूट वाले प्रश्न और आगे आएंगे, आप लोग बोर ना हो। ऐसा करके मैंने 2-3 प्रश्न नॉर्मल वाले भी रख लिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। कूट वाले प्रश्न आगे और है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न लेकर के आई हूँ आज तो टाइफाइड का मुख्य कारण क्या होता है? टाइफाइड का मुख्य बैक्टीरिया जो होता है वह किसका होता है? सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम होता है? सैल्मोनेला टाइफी, सॉरी, है ना, सैल्मोनेला टाइफी। इसका किस वजह से होता है? यह किस प्रकार का है? यह बैक्टीरिया जनित रोग है। एग्जाम में यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे दे रहेंगे, टाइफाइड, टीबी, जो भी ऑप्शन दे रहेंगे, आपको उसमें से चूज करना है कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है करके। तो कौन सा है? टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है। किसके वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है। क्लियर हो गया?
देखना, ब्लड प्रेशर मापन के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापन के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर तो हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं। ठीक है। थर्मामीटर से क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं, तापमान चेक करते हैं। जैसे कि आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको बुखार है तो क्या करते हैं? तापमान चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर लोग लगाए रहते हैं ना, वो क्या होता है? उससे हृदय की धड़कन मापी जाती है। ठीक है। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज मापते हैं। ओके, क्लियर हो गया? देखना, यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन आ गए। अगर किसी मरीज को चोट लगी है और खून बह रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा, जो ब्लड प्रेशर वाला था उसमें एक और पॉइंट बताना था मुझे आपको। 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है, जिसमें 120 क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। अगर आप इतने के बीच आते हैं और ये होता है लो के बीच, मतलब अगर आप 80 और 120 के बीच आते हैं तो आप स्वस्थ मनुष्य हैं। इस प्रकार से गिनती कर सकते हैं। ठीक है। यह भी पूछता है ना एग्जाम में, इसीलिए मैंने उसको रिपीट करवाया है। तो देखो क्या प्रश्न था। अगर किसी मरीज को चोट लगी है और खून बह रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखो, मरीज को अगर चोट लगी है और खून बह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे? दर्द वाली जगह को दबा देंगे, पानी डालेंगे, मरीज को चला देंगे या ठंडे पानी से धोएंगे। तो क्या करेंगे? अगर किसी मरीज को चोट लगी है तो सबसे पहले उसको दर्द वाली जगह को दबाएंगे। ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि सही प्राथमिक उपचार मिल सके और रक्तस्राव, मतलब जो खून बह रहा है ना, उसको रोकने में मदद मिल सके, जिससे खून का बहाव कम हो। ठीक है, क्लियर हो गया? दर्द वाली जगह को दबाएंगे, जिससे क्या होगा? खून बहना कम हो जाएगा और रक्त का थक्का जमने में मदद मिलेगी। ओके। शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो, इसका तो आंसर टिक हो गया है। ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। शरीर में ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब देखो, जैसे कि आप खाने को चबाते हैं, जैसे कि ये कभी देखना, भात जो आप खाते हैं ना, चावल को बहुत अधिक देता है मुंह में चबाना। तो शुरू में तो नॉर्मल लगेगा। ठीक है, नॉर्मल लगेगा, एकदम फीका फीका टेस्ट। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा अधिक देर तक चबाते हैं, उसको मीठापन आ जाता है उसमें। ठीक है, मीठापन आता है तो क्या करता है? भोजन जो होता है ना, वह लार के साथ मिल करके क्या करता है? मीठापन पैदा करता है और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है। ठीक है। यही क्या निर्माण करता है? यही ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है। इस प्रश्न को बाद में देखेंगे हम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया गया है, उसके बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो देखो, रक्त समूह की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। यह तो बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल किसने की थी? लैंडस्टेनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। रक्त समूह के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है। इसके अलग अलग और प्रकार होते हैं, जैसे कि ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसा। तो यह सब प्रकार में उपभाग जिसको बोलते हैं ना, उसमें आ जाते हैं। लेकिन मेनली कितने प्रकार के होते हैं? मेन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये उसके उपभाग में आ जाते हैं। ओ नेगेटिव क्या होता है? ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब क्या? यूनिवर्सल डोनर मतलब सर्वदाता। इसको मैंने डिटेल में आपको बताया था। ठीक है। ओ नेगेटिव क्या है? सर्वदाता है, जो सभी को खून दे सकता है, उसको सर्वदाता कहते हैं। कौन से ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग सभी लोगों को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है। ए बी पॉजिटिव जो होता है, ये वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब सर्वग्राही होते हैं। सारे पॉइंट्स को नोट करके चलना फ्रेंड्स, या सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिए हैं। साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप ही का काम आएगा, है ना। या आप एक काम करेंगे, जब एग्जाम को आपको 2-4 दिन बचे रहेंगे तो इसी वीडियो को एक बार और करना कि 2x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, 2 गुणे स्पीड में देख लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी, एकदम कंठस्थ रहेंगे आंसर्स। ठीक है। तो मतलब आपका ऑप्शन आपके पास है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है या 2x की स्पीड में वीडियो देखना है। ठीक है।
तो देखो मैं क्या बता रही थी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सर्वग्राही किसको बोलते हैं, AB पॉजिटिव को, मतलब वह सभी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, या चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए थे। तो कौन से, ऑप्शन नंबर सी फिर से यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेम सेम हो गया है थोड़ा सा, तो आप उसको ध्यान मत देना, आप क्वेश्चंस को ध्यान देना। ठीक है, मेरा मेन मकसद यहाँ पे यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ, किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं उसको भी प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है। बाकी आप लोग यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ये सबको आप ध्यान ना देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें दी गई। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया कितना होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है, दूसरा मतलब ये पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है, कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर है, तो यह भी करेक्ट हो गया। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब अभी मैंने जो बताया ना 120/80, तो ये उच्च वाला था 120 और नीचे वाला क्या था, 80 था। तो ये जो ऊपर वाला रहता है ना, जो बड़ा वाला उच्च वाला है, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। और नीचे वाला जो निम्न रक्तचाप रहता है ना, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट्स एकदम करेक्ट है। फिर से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो गया, हमारा सारे ऑप्शन सही हो गए। ध्यान रखना आप, कितना होता है हमारा, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, रक्तचाप वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रक्तचाप हमारा होता है 120/80 होता है। मापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। उक्त रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन और निम्न को कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, साथ ही आप लोगों में से कमेंट किया था कुछ भाइयों ने बहनों ने कि हमको 8th लेवल का जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, व्यापम ने जो प्रश्न पूछा है उसका प्रश्न देखना है करके, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके 8th लेवल थे, यानी कि CGPSC प्यून का पेपर 8वीं लेवल का था, उसका प्रश्न पत्र मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर से देखना फ्रेंड्स, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रश्न पत्र को जरूर से देखना। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, साथ ही मैंने जीव विज्ञान के भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप जरूर से वॉच करना। साथ ही अगर आप में से किसी ने 12वीं पास किया है तो आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, अमीन पटवारी करके। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो अमीन पटवारी की भर्ती होती है उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इसका भी सिलेबस सेम है। हाँ, उसका क्वालिफिकेशन जब 12वीं मांगा गया है तो क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े से हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं बार बार बोलती हूँ योग्यता पे ध्यान देना है करके। उसका लेवल 12वीं है, आपका लेवल 8वीं है, तो थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल हाई हो जाएंगे। बाकी सिलेबस जो है एकदम डिट्टो है, एकदम समान है। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ आप लोग जितना हो सके सारे से सारे फॉर्म भरिए। अगर आप एलिजिबल है तो सारे के सारे फॉर्म भरा कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स किस्मत की तो बात है, पता नहीं कौन से एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम में सफलता हासिल हो जाए और हम क्या करेंगे, अगर इसमें हमको नहीं जाना है ऐसे सोचते बैठे रह जाएंगे तब तो बैठे ही रह जाएंगे। आपको क्या करना है, जितने भी वैकेंसी आती है सारे के सारे का फॉर्म भरा कीजिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होने वाला है, जिससे मैं क्या करूँगी, जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम जब खत्म होगा आपका वार्ड बाय वार्ड आया वाला, उसके बाद आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो लाना चालू करूँगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा होने वाला है और कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर में रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रक्त का कार्य कौन सा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बिल्कुल, या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे अंदर रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है उसको निष्कासन करता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, उसी को कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त जो रक्त होते हैं उसका निष्कासन करता है, और जो हमारे लिए फायदेमंद है मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त उसको शरीर के अंदर रखता है। ठीक है, हार्मोन का संचरण करता है क्या, बिल्कुल, हार्मोन का संचरण भी यह करता है, लेकिन भोजन का पाचन जो है वह रक्त नहीं करता।
क्या नहीं करता, भोजन का पाचन नहीं करता। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, मैंने अभी आपको बताया मुख से शुरू होता है। और मेन काम किसका होता है, छोटी आंत का। छोटी आंत का मेन काम होता है भोजन का पाचन करने में। लेकिन किससे शुरू होता है पूछेगा तो आपको मुख आंसर लेना है। साथ ही हमने क्या देख लिया, इसका रक्त का कार्य भोजन का पाचन करना नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थों का। हार्मोन का संचारण करना भी होता है, लेकिन भोजन का पाचन करना नहीं होता है। मतलब कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया, 1 2 3, केवल 1 2 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया ना। देखो, संक्रामक रोगों के उदाहरण कौन से हैं। संक्रामक रोग मतलब वायरल रोग की बात हो रही है। ठीक है, वायरल रोगों की बात हो रही है। तो वायरल रोग इनमें से कौन कौन से है आपको बताना है। तो देखो, 6 रोग जो होता है ना वह वायरल रोग में आते हैं। टीबी देखना एक समय में भारत में इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि, है ना, 1923 के आसपास की बात है। ठीक है, तो 6 रोग जो है वह वायरल रोग में आते हैं। मलेरिया भी किस में आते हैं, वायरल रोग में ही आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन और ये तो हमने देख लिया। चलो ये वाला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक उपचार के नियम कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक उपचार के नियम कौन कौन से हैं, घायल को आराम देना है क्या, बिल्कुल। प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड की बात हो रही है ना, जो फर्स्ट एड करते हैं ना उसी की बात हो रही है। तो प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, घायल को आराम देंगे, बिल्कुल देंगे। अनावश्यक भीड़ से बचा करके रखेंगे, बिल्कुल बचाएंगे, ताकि उसको जो मनुष्य प्रॉब्लम में है, जो घायल जो है वह प्रॉब्लम में है, उसको और तकलीफ ना हो, इसलिए उसको भीड़ से बचा करके रखेंगे। रक्तस्राव जो खून बह रहा है उसको रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे। मतलब ए बी और सी तो हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन घाव पर मिट्टी लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। घाव पर मिट्टी लगाएंगे तो संक्रमण क्या होगा, और ज़्यादा फैल जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना किस प्रकार से आंसर लेंगे, तो इसी प्रकार से ही प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, देखना। और रक्त के घटक कौन कौन से हैं, रक्त के घटक कौन कौन से हैं, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आपको बताना है। तो लाल रक्त कणिकाएं मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। रेड ब्लड कॉर्पुलस, ठीक है, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपने वीडियो देखा हो तो इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि इसका जीवन काल कितने दिन का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, और देखो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, हमने क्या देखा था, एक विटामिन के वाला देखा था ना, विटामिन के की जिसमें कमी रहती है उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है, मदद करता है आपका यही प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाँ, प्लाज्मा भी रहता है, रक्त में प्लाज्मा भी रहता है। तो देखो, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स भी होते हैं और प्लाज्मा, ये चारों जो है वह रक्त के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है। ओके, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये प्रश्न व्यापक पूछ चुका है ना कि लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है करके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो देखो, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि शरीर की कौन सी है। तो मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जो शरीर के सभी भागों को नियंत्रित करती है ना, यही होती है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, थायराइड भी हमारी ग्रंथियां है। अग्नाशय क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। तो प्रमुख ग्रंथियां हमारी कौन कौन सी हो गई, प्रमुख ग्रंथि हो गई पिट्यूटरी, थायराइड और अग्नाशय। ठीक है, यकृत क्या करता है, यकृत जो है वह भोजन को पचाने का कार्य करता है। हमने अभी देखा था ना, HCl या बाइल जूस बनाता है। ठीक है, HCl जो है वह बाइल जूस बनाता है। क्या चीज़,
बाइल जूस बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या होता है, यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो यह बाइल जूस जो है कौन बनाता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लिखते नहीं बता फ्रेंड, ध्यान से सुनते जाइए कीजिए आप लोग मेरी बातों को। तो बाइल जूस जो है वह यकृत यानी कि लीवर बनाता है, ठीक है, जो क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ABC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर के अंग और उनके कार्य के बारे में देखना है। तो हृदय का कार्य क्या होता है, हृदय का कार्य होता है रक्त को पंपन करना, ठीक है। पंपन करना मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको फेफड़े तक पहुंचाना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ वाला है उसको शरीर से बाहर कर देना, ठीक है। तो रक्त का कार्य हृदय का कार्य क्या हो गया, रक्त का पंपन करना। ओके, फेफड़े का कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया में मदद करना, ठीक है, यह तो आपको पता ही है। मस्तिष्क क्या करता है, स्नायु तंत्र नियंत्रण। याद कीजिए मैंने आपको बताया था मानव शरीर में नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो नियंत्रण का कार्य करता है मस्तिष्क, ठीक है। यही अगर पूछ देगा आपको कंप्यूटर में नियंत्रक किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर का नियंत्रक किसको कहते हैं, जो नियंत्रित करता है उसी को नियंत्रक कहते हैं। तो कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का नियंत्रक कहते हैं कंट्रोल यूनिट को, मानव शरीर का नियंत्रक कहते हैं मस्तिष्क को, ठीक है। पेट क्या करता है, पेट जो है रक्त का निर्माण करता है क्या, बिल्कुल नहीं, रक्त का निर्माण तो अस्थि मज्जा करता है। क्या करता है, रक्त का निर्माण कौन करता है, रक्त का निर्माण करता है अस्थि मज्जा। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो देखो हृदय जो है रक्त का पंपन करता है, करेक्ट हो गया। फेफड़ा श्वसन क्रिया करता है, सहायक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मस्तिष्क क्या करता है, स्नायु तंत्र नियंत्रण करता है, बिल्कुल ये वाला गलत हो गया। पेट जो है रक्त का निर्माण नहीं करता है, बल्कि रक्त का निर्माण कौन करता है, अस्थि मज्जा करता है। ओके, तो 1 2 3 वाला फिर से हमारा सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर है। प्राथमिक उपचार, देखो प्राथमिक उपचार के बारे में आपको बताना है। तो प्राथमिक उपचार मतलब क्या होता है, रक्तस्राव को रोकना होता है क्या, बिल्कुल, खून बह रहा है उसको रोकना है। टूटी हड्डी को स्थिर करना होता है क्या, बिल्कुल, थोड़ा सा उसको संभाल करके रखना होता है, कोई टूटी फूटी हड्डी लेकर के आया है उसको संभाल कर थोड़ा सा रखना, यह हमारा काम होगा। दर्द को बढ़ाना होगा क्या, दर्द को कैसे बढ़ाएंगे, अगर हम डॉक्टर हैं तो दर्द का इलाज करेंगे, है ना, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसका इलाज करेंगे। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, हाँ, मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे ताकि उसको सेफ फील हो और उसका जो घायल व्यक्ति है उसको और भी कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, A, B और D। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, सारे प्रश्न ऐसे इजी रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे प्रश्न को सॉल्व करके लिखना है करके, ठीक है। ऑप्शन लगाने भी आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 और 4 दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत होगा कौन सा सही होगा आपको ऑप्शंस के हिसाब से चूज करना रहेगा। ओके, विटामिन सोर्स की कमी फिर से आगे, इसको हमने देख लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो शरीर में जब कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, हड्डियां जो है वह कमजोर होने लगती है, ठीक है। जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं या जो घुटने की हड्डियां, पैर की हड्डियां होती है वह कमजोर होने लगती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है। 2 3 पॉइंट्स और बताती हूँ रिलेटेड। सबसे मजबूत हमारा कौन सा चीज होता है, मानव शरीर में सबसे मजबूत अंग होता है इनेमल, ठीक है, इनेमल। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रिपीट करवा रही हूँ, समझ लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, मजबूत अंग कौन सा होता है, इनेमल होता है। और विटामिन डी हमको किससे मिलता है, विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से, जो कि क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन डी से हमको सूर्य की रोशनी से मिलता है, जो कि हमको हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जिसकी हड्डियां कमजोर रहती है उसको रिकेट्स रोग हुआ है ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिकेट्स, है ना, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, आपने पढ़ा ही है। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, उसकी कमी से ही क्या होता है, हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो यह तो हमको पता ही है क्या होते हैं, स्कर्वी होते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में जलन हो गई है तो
क्या करना चाहिए? तो हाथ या पैर में जलन हो गई है तो क्या करना चाहिए? बर्फ लगाना चाहिए क्या? ठंडे पानी से हाथ धोना चाहिए? तेल लगा देना चाहिए कि दबाव डालना चाहिए? तो देखो कैसे निकालेंगे इसका आंसर। दबाव डालना चाहिए क्या? हाथ या पैर में जलन हो रही है तो दबाव क्यों डालेंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। तेल लगाएंगे क्या? नहीं, तेल लगाने से और गर्मी पैदा होती है तो तेल नहीं लगाएंगे, ठीक है। बर्फ लगाएंगे क्या? नहीं, बर्फ नहीं लगाएंगे, ठंडे पानी से धो देंगे। क्या करेंगे? ठंडे पानी से धो देंगे अगर किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में जलन हो रही हो, ठीक है। लेकिन अगर ठंडा पानी ऑप्शन में नहीं दिया हो तब क्या आंसर ले लेंगे? बर्फ लगाना को आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, थोड़ा सा अपने दिमाग का भी यूज़ करना है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे? लिटा देंगे, मुंह की सफाई करेंगे, पानी पिलाएंगे या दर्द वाली जगह दबाएंगे। तो दर्द वाली जगह को दबाना, कभी भी आपको दिखे नेगेटिव चीज़ें तो नेगेटिव चीज़ को हमेशा सबसे पहले क्रॉस करना है, मतलब वह आंसर नहीं होगा, 200% मान के चलना है, ठीक है। पानी पिलाएंगे क्या? भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो पानी पिला के उसको और उसकी तकलीफ क्यों बढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर बी भी सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसे लेटा देंगे क्या? नहीं, लेटाएंगे तो हमको और स्वास्थ्य उपचार में लेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेटाएंगे तो बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? मुंह की सफाई करेंगे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था CPR देना। क्या देना? CPR देना, मतलब जो मुंह से श्वास भरते हैं ना, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जैसे कोई समुद्र में डूब जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या करते हैं? CPR देते हैं, ठीक है। मुंह से एक दूसरे के मुंह से श्वास लेना देना करते हैं तो क्या होता है? वही CPR देना कहलाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ फंस गया है तो वह बाहर निकल जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, एक भाई पूछ रहे थे कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आएंगे क्या करके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंप्यूटर जो है वह जीके से संबंधित रखता है, ठीक है। जीके से संबंध रखता है तो बिल्कुल आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस। और आपको CGS हो गया, इंडियन GS होगा, सारे की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सारे वीडियोस को आपको देखना है। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता देना एक बार कि मैम पार्ट 2 लेकर के आइए करके, तो मैं इस प्रकार के प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के भी आ जाऊंगी। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने करवाए हैं सभी का कूट वाला प्रश्न भी करा दूंगी, ठीक है। ताकि आपको ये डाउट न रहे कि अगर कूट वाले प्रश्न आ गए तो क्या करेंगे, इस प्रकार का डाउट न रहे, तो सारे के सारे प्रश्न का हमारे पास एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कूट वाले प्रश्न देखने हैं कि जो नॉर्मल हम लोग चल रहे थे इजी प्रश्न वाले में वैसे ही देखना है। आप लोग के हिसाब से मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ बोलूँगी फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसको ज़रूर से देखा कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगता है मुझे वीडियो बनाने में, और अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मेरी सारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग को क्या करना है? लाइक शेयर सपोर्ट करना है ताकि मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना एक बार कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना है करके, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या था? हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर को प्रभावित करता है। यहाँ पे आंसर भी टिक मार्क है, ठीक है। तो किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है, जिससे क्या हो जाता है? लीवर में सूजन हो जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है। लीवर में सूजन हो जाना है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसकी वजह से? हेपेटाइटिस बी बीमारी की वजह से, ठीक है। निम्नलिखित में से वायरस के कारण क्या होता है? तो वायरस के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है, फ्लू होता है, पेट का कीड़ा होता है कि तपेदिक होता है? तो वायरस के कारण क्या होता है? वायरस के कारण होता है फ्लू, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाने के लिए यूज होता है? तो ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्या यूज करते हैं? हीमोग्लोबिन का। मैंने आपको बता रखा है HB जो होता है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को फिल्टर करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ब्लड में हमने अभी देख लिया ऑक्सीजन वाले भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले भी होते हैं। जो ऑक्सीजन वाले होते हैं ना उसको सहायता कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से फिल्टर करते हैं, ठीक है। मांसपेशियों का काम क्या है? मांसपेशियों का काम क्या होता है? शरीर को संरचना देना,
गति करना, ऑक्सीजन परिवहन करना या पाचन करना। तो पाचन करना तो आंसर नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करना है आपको हमेशा। मतलब जो आंसर आपको 200% आप श्योर होना कि ये आंसर तो नहीं होगा करके उसको सबसे पहले क्रॉस करके आना, ठीक है। बाकी हमको ऑप्शन अब यहाँ पे कम हो गए, अब 3 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। आपने केबीसी वगैरह देखा ही होगा, जो 50-50 ऑप्शंस होते हैं, है ना। 50-50 ऑप्शंस में क्या होते हैं, जो 2 इनकरेक्ट ऑप्शन रहते हैं उसको सबसे पहले हटा देते हैं, ठीक है। आपको भी वही काम करना है फ्रेंड्स, 50-50 लेकर के चलना है। जो इनकरेक्ट है उसको सबसे पहले हटा देना है। अब बचा कितना, देखो 3 ऑप्शन हमारे पास बच गए। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देख लिया कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा। शरीर को संरचना देना यह नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, शरीर को गति या मूवमेंट प्रदान करना, ठीक है। शरीर में हलचल कौन पैदा करता है, मांसपेशियां पैदा करती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, फिर आ गया है कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। सारे वीडियोस वॉच करना, साथ ही आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यहाँ भी कमेंट करके बता सकते हो। और अगला आपका कौन सा एग्ज़ाम है यहाँ भी कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकूँ, मैं खुद भी प्रिपेयर हो सकूँ, ठीक है। तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ता है ना, आपको किस टाइप के पढ़ाना है, क्या करना है, तो मैं भी खुद प्रिपेयर हो सकूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका अगला एग्ज़ाम कौन सा है यहाँ भी कमेंट कर देना है। तो सारा, और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिए होंगे, यह मैं मान करके चल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।